तो केकुल ने इनका ये जवाब दिया कि एक नई थ्योरी पेश की जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ वाइब्रेशन थ्योरी। ये तकरीबन 1817 में कहा। केकुल ने कहा कि बेंजीन की कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो डबल और सिंगल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो ओसिलेट करते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसे कहा गया थ्योरी ऑफ ओसिलेशन। टू एक्सप्लेन वाई ओनली वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, केकुल इन 1872 forwarded his theory that the carbon atoms in benzene were not in a state or in a state of vibration, and due to this vibration the each carbon pair is a single bond half of the time and other half is the double bond। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर वही डबल बॉन्ड बन जाता है, तो हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड है और हाफ ऑफ द डबल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि न 100% ये सिंगल बॉन्ड है, न 100% ये डबल बॉन्ड है। हाफ बॉन्ड पे दिखा तो ये सिंगल बॉन्ड पे है, तो हाफ बॉन्ड पे, तो एक्चुअली ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसी के बेसिस पर एक नई थ्योरी पेश की गई जिसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग थ्योरी। रेजोनेटिंग थ्योरी के मुताबिक कोई भी सब्सटेंस स्टेबिलिटी इख्तियार करने के लिए वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में। तो ये केकुल की जो दो स्ट्रक्चर दी गई हैं, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे, किस बेसिस पर बनाई गई, तो हम देख सकते हैं कि, और केकुल ने ही बताया था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 टेट्रावेलेंट है। तो कार्बन को ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर करने हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड, ये एक जो है मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन से बनाया है, इधर चलो हाइड्रोजन लगाएंगे हम, तो ये जो हाइड्रोजन के साथ उसने ये, चलो इधर देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इधर और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ है। तो ये सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गए, एक इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर रह जाता है। इसी तरीके से हर कार्बन आप देख रहे हैं कि 3 एटमों के साथ बॉन्डेड है, तो हर एक के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो असल मसला था कि इस 4th इलेक्ट्रॉन को कैसे शेयर किया जाए। तो केकुल के मुताबिक ये इधर शेयर कर रहा है, ये इधर कर रहे हैं, इधर, या ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करते हैं, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इनको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो साइंटिस्ट था बेयर, उसने इन इलेक्ट्रॉन की वजह से 1892 में एक नई फार्मूला पेश किए, उसने सजेशन दिया आर्मस्ट्रांग को, तो उन्होंने मिलकर एक नई स्ट्रक्चर बनाई जिसे हम नाम देते हैं आर्मस्ट्रांग बेयर सेंट्रिक फार्मूला। अब जिसमें आप देख रहे हैं कि हर कार्बन के पास जो ये 4th इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, एक कार्बन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, तीसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। जो 4th इलेक्ट्रॉन है हर किसी के पास है, मसला था ही उसी का। तो ये 4th इलेक्ट्रॉन आर पॉइंटेड टूवर्ड्स इनर साइड, और इसको कहा गया ये सेंट्रिक फार्मूला ऑफ बेंजीन है। The 4th valence electron of each carbon is directed towards the center. This structure is named Armstrong Beer centric formula। लेकिन ये स्ट्रक्चर ज़्यादा जो है वो सपोर्ट हासिल न कर सकी, जबकि जो केकुल की स्ट्रक्चर थी जिसमें उसने ये आल्टरनेट इसी तरीके से ये डबल बॉन्ड दिखाए हैं, वो ज़्यादा कामयाब हो गई। इसी तरीके से दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिश की है, मिसाल ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसका ये आपस में शेयर करें, ये आपस में शेयर करें, तो ये भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते, ये होते, बाहर से करते, ऑल आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट टू द बेंजीन। लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर बेंजीन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर कोशिश कर रही हैं कि बेंजीन को रिप्रेजेंट करें। बहरहाल हमें कोई एक स्ट्रक्चर लिखनी तो पड़ेगी, तो कहते हैं साइंटिस्ट के तकरीब जो केकुल की स्ट्रक्चर प्रोपोज की गई है वो 95% बेंजीन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम
मोस्टली जो बेंजीन की स्ट्रक्चर लिखते हैं वो केकुल की स्ट्रक्चर ही लिखते हैं। और ये जो एरो इसी तरीके से दिखाया गया है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाता है, ये इक्विलिब्रियम एरो नहीं है। इक्विलिब्रियम में दो हेडेड ये अलग अलग दो एरो लिखते हैं, वो दिखाता है इक्विलिब्रियम। ये जो एरो यूज़ किया गया है इसका मतलब है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस थ्योरी क्या है कि देयर आर सम कंपाउंड्स, सम सबस्टेंस which cannot be represented by a single structure, but they are represented by more than two structures, and those structures are called a resonating structure, and substance is called resonance hybrid, and phenomena is called resonance theory। तो हकीकत में जो मालिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, जो बेंजीन में स्टेबिलिटी आती है, इस रेजोनेंस की वजह से ही आती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस पाई बांड को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर इधर जाकर बनाते हैं, फिर यहाँ से तोड़ते हैं तो इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये रेजोनेटिंग करते रहते हैं, उस वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। कहते हैं कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे किसी मालिक्यूल के, तो उसमें उसकी स्टेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा होती है। जो हक्कल रूल से हमने प्रूफ किया था कि बेंजीन में जो स्टेबिलिटी होती है वो इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और केकुल के स्ट्रक्चर के डिस्कशन में एक और बड़ा प्रॉब्लम था, वो था इसकी जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी कह दें, जिस एनर्जी आप डिसोसिएशन कह दें, और रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, और ये एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि जब हाइड्रोजन के इसके साथ एडिशन कराते हैं तो बनता है साइक्लोहेक्सेन, और एनर्जी रिलीज़ होती है ये 119 किलो जूल पर मोल। एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूटता है कह दें, तो ये इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो बेंजीन में 3 मरतबा बॉन्ड है, तो यकीनन इसमें 3 मरतबा इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। तकरीबन हमने इसको कर दिया, जो 119 को 120 कर दिया राउंड अबाउट करके, और 3 मरतबा तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज़ होनी चाहिए, 360 किलो जूल पर मोल रिलीज़ होनी चाहिए। जबकि एक्सपेरिमेंटली करके बेंजीन में जब हमने एडिशन कराई 3 मालिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन, और उसके दौरान जो एक्सपेरिमेंटली एनर्जी रिलीज़ हुई है वो 208 किलो जूल पर मोल रिलीज़ होती है, जबकि थ्योरेटिकली कितनी आती है 360। तो उसमें से माइनस क्या, तो 152 किलो जूल पर मोल जो वो एनर्जी कम आती है। तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी कम है, तो माना इसका मतलब है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो इसमें ये ज़्यादातर एनर्जी है, माना 360 से 152 मरतबा हम कहेंगे कि उसकी थ्योरेटिकली ज़्यादा है, तो ये इसमें कम एनर्जी यूज़ होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी है, और ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इसको वो इस एनर्जी की वजह से है। और ये तकरीबन 152 जहाँ एक्यूरेट जो निकाली गई है 150.62, इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये रेजोनेंस एनर्जी जो हमारा एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अलग है। तो बेंजीन में जो स्टेबिलिटी आती है वो किस वजह से आती है, इसके बारे में उस ज़माने में साइंटिस्ट को मालूम नहीं था। ये एक्चुअली पॉसिबल था डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड का। तो इसलिए बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी वो केकुल की कहीं किसी हद तक मानी गई, लेकिन अभी तक उसमें जो ये डिफॉल्ट्स हैं, डीमेरिट्स हैं कि पाई बॉन्ड को फिर भी हम दिखाते हैं, तो ये KMnO4 को क्यों डीकलराइज नहीं करता है, और बेंजीन एडिशन रिएक्शन इतना जल्दी में नहीं करते जिस तरीके से दूसरे अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन करते हैं। तो उसका जवाब केकुल के पास नहीं था। ये बात नहीं है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट है, असल बात ये थी कि उस ज़माने में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थ्योरीज डेवलप नहीं हुई थी। जब ये 1930 में के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आसान हो गई। तो अब हम देखेंगे बेंजीन की स्ट्रक्चर इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रोशनी में, जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।